हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। क्लास 8 हिंदी कलिका किताब की पार्ट 4 का अभ्यास जो कि है तरुण के स्वप्न का अभ्यास हम कर रहे थे। आज इसका पार्ट 2 है जिसमें हम भाषा ज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भाषा ज्ञान, इसके पहले जो हम पाठ आधारित प्रश्न उत्तर पार्ट 1 वीडियो में कर चुके हैं, अगर उसको नहीं देखे हो तो जाकर उसको देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आज हम करेंगे भाषा ज्ञान के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, इस पाठ से गुण बताने वाले शब्द छांटकर शब्द समूह को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जैसे सत्य, अखंड सत्य, ठीक है, तो यहाँ पे गुण बताने वाले शब्द क्या है? अखंड, ठीक है। वैसे ही क्या डैश समाज, तो हम यहाँ पे एक गुण बताने वाले शब्द को लिखेंगे जो कि हमारे पाठ में होना चाहिए। इसमें क्या होगा? एक गुण बताने वाले शब्द आप कुछ भी लिख सकते हो। समाज के बारे में है तो आदर्श एक शब्द है, तो क्या है? आदर्श समाज। यहाँ पे क्या होगा? आदर्श समाज। उसके नीचे है रिक्त स्थान यानी डैश राष्ट्र, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्वाधीन राष्ट्र। उसके बाद है जीवन, डैश जीवन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आदर्श जीवन, ठीक है। उसके बाद है नीचे डैश शक्ति, तो यहाँ पे क्या है? असीम शक्ति। और लास्ट वन होगा अपार आनंद। तो ये जितने भी गुणवाचक जो शब्द हैं उनको कहते हैं हिंदी व्याकरण की भाषा में, उसको कहते हैं विशेषण। दूसरा प्रश्न है, स्वाधीन राष्ट्र में, देखो यहाँ पे रेखांकित किया गया है, मतलब कि उसको अंडरलाइन की गई है। तो रेखांकित शब्द स्वाधीन का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द है पराधीन, ठीक है। स्वाधीन का विपरीत, विपरीत यानी कि उसका उल्टा अर्थ। जैसे सुख का उल्टा क्या होता है? दुख, ठीक है। हंसना का रोना, अच्छा का बुरा। ऐसे ही स्वाधीन का विपरीत क्या होता है? पराधीन। इसी प्रकार निम्न शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को हमें लिखना है, जिसको हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, और उसको हम विलोम शब्द या विलोमार्थी शब्द भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न में आता है विपरीत शब्द लिखिए कि विपरीतार्थक शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, विलोमार्थी शब्द लिखिए, सभी का अर्थ एक ही है, जिसका अर्थ उल्टा हो, ठीक है। जैसे सुख का उल्टा दुख, अच्छा का बुरा, दिन का रात। वैसे ही हमें नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वीकार, स्वीकार का अस्वीकार। विषमता, विषमता का होता है समानता। विषमता यानी कि भेदभाव, अलग होना, और उसका उल्टा क्या होगा? समानता। संपन्न का विपन्न, ठीक है। सार्थक का निरर्थक, क्षुद्र का बृहत, अकर्मण्य का कर्मण्य, या लिख सकते हैं कर्मठ। आप जो चाहे लिख सकते हैं, कर्मण्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें समझने के लिए है, मैं पहले ही पार्ट 1 वीडियो में बता चुकी हूँ, भाषा ज्ञान में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे जिसको हमें समझना भी होगा। जैसे पहले जो पिछले साल की किताबें हैं, 2 किताबें थी, हिंदी व्याकरण पढ़ते थे, एक और किताब थी, तो जिसमें हम हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते थे, उसके लिए अभ्यास करते थे। लेकिन इस बार एक ही किताब आया है, तो यहाँ पे हिंदी व्याकरण को हमें अभ्यास के अंदर ही पढ़ना होगा, जो प्रश्नों के माध्यम से हमें उसको समझना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में सर्वनाम के विषय में है। सर्वनाम क्या है पहले समझ लेते हैं।
तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के बदले जिस शब्द का प्रयोग है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी नाम, ठीक है, किसी भी नाम को, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, देश का नाम हो, पहाड़ पर्वत नदी का नाम हो, धातु का नाम हो, वस्तु का नाम हो, गुण का नाम हो, कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मैं अगर एक वाक्य बोलूं, राम मेरा दोस्त है, तो राम यहाँ पे सर्वनाम है ना, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम मेरा दोस्त है, वह आज स्कूल नहीं आया है। तो राम के बदले में हमने क्या कहा? वह यानी कौन स्कूल नहीं आया? किसके बारे में है? राम के बारे में बात हो रही है ना, वह आज स्कूल नहीं आया है। तो राम यानी कि संज्ञा के बदले किस शब्द का प्रयोग हुआ? वह, तो वह सर्वनाम है। ठीक है, समझ में आया? चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं एक और। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। वे नेताजी के रूप में परिचित हैं। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस का नाम फिर से यहाँ पर न लिखकर किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? वे मतलब कौन? सुभाष चंद्र बोस। देखो, ऐसे तो हम वे का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं, लेकिन जब सम्मान के अर्थ में हो, अगर हमसे बड़े हैं, उनको सम्मान दी जा रही है, तो वे कहते हैं। ठीक है, तो वे मतलब कि किसके बारे में है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। वे नेताजी के, मतलब सुभाष चंद्र बोस नेताजी के रूप में परिचित हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी के बारे में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे तो वहाँ पे उस नाम को बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के रूप में परिचित हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक शहर में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा लगाया था, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे करके उनके बारे में अगर हम कहेंगे तो बार बार सुभाष चंद्र बोस नहीं कहेंगे, वह, वे, उन्होंने, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इसी शब्द को कहते हैं सर्वनाम। जो सुभाष चंद्र के बदले जो लगा है ना, उसको कहते हैं सर्वनाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसको हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। चाहे तो आप एक हिंदी व्याकरण की अलग कॉपी बना सकते हैं, तो उसमें इसको अच्छे से नोट्स बनाकर लिखिए, ताकि आने वाले क्लास 9, क्लास 10 में भी आपको यही विषय काम आने वाला है। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भेद यानी प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आप इसको ऐसे ही याद रखिए, 6 नाम जो हैं उसको याद रखिए। इसके बारे में डिटेल्स में क्लास 9 और 10 में है। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको नाम याद रखना है। नाम के साथ साथ चलिए डायग्राम को समझते हैं। नाम के साथ साथ देखो, सबसे पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, ये नाम याद रखिए। अगर इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगी सेपरेट अलग से। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार हैं इसके: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हो। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हो ना, चाहे ओडिया ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर में हो, ये तीनों समान है, बस नाम अलग हैं। तो उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, एक वचन में है मैं, बहुवचन में है हम। मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, एक वचन में तू या तुम। तू हमसे छोटे को हम कहते हैं तू, और तुम जो सम्मान के अर्थ में हमसे बड़े जो हैं उनको तुम कहते हैं या आप कहते हैं, और बहुवचन में भी तुम कहते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष में एक वचन में है यह, वह, और बहुवचन में है यह का बहुवचन होता है ये,
वह का बहुवचन होता है वे, तो बहुवचन में है ये वे। तो ये था सर्वनाम। एक बार और कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए सर्वनाम है। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे ये है क्रिया और काल। क्रिया मतलब जानते हो, किसी भी कार्य को क्रिया कहते हैं, काम को। ठीक है, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, सब क्या है? क्रिया। तो ये जो प्रश्न नंबर 4 में वो क्रिया और काल से संबंधित है। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो है सर्वनाम से संबंधित है, उसमें सर्वनाम को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिया और काल। ठीक है, क्रिया और काल। तो क्रिया क्या है? देखो, काल समझते हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल ऐसा होता है। तो यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ठीक है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल मतलब फ्यूचर। तो यहाँ पे और क्रिया क्या है? कोई भी काम, हंसना, रोना, खेलना, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 तरह के वाक्य हैं। चित्तरंजन दास ने एक स्वप्न देखा, रोशन ने पपीता खाया, मालती ने कलम खरीदी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्रियापद, पहले तो हमें कौन सा संज्ञा पद है, कौन सा क्रियापद है, पहले उसको देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे चित्तरंजन दास ने एक स्वप्न देखा। तो संज्ञा पद क्या है? चित्तरंजन दास, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है ना। और क्रियापद कौन सा है? क्रिया, काम क्या हो रहा है? देखना का काम हो रहा है ना, तो देखा। रोशन ने पपीता खाया, तो यहाँ पे संज्ञा पद कौन सी है? रोशन। और क्रियापद कौन सा है? खाया। वैसे ही मालती ने कलम खरीदी, इस वाक्य में संज्ञा पद कौन सा है? मालती। और क्रियापद कौन सी है? खरीदी। तो यहाँ पर देखा, खाया, खरीदी, ये क्रिया के भूतकालिक रूप हैं। क्रिया जो इसका मूल क्रिया है, देखा मतलब देखना, देखना का रूप बदलकर देखा हुआ। हम वाक्य के अनुसार क्रिया का रूप बदलते हैं, जैसे कि पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना एक क्रिया है, उसको हम वाक्य के हिसाब से बदल देते हैं। जैसे कि मैं कल पढ़ूंगी, तो पढ़ना का पढ़ूंगी। ऐसे पढ़ रही थी, पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। ठीक है, तो ऐसे करके उसका रूप बदल जाता है। देखना का भूतकालिक रूप हुआ है देखा। वैसे ही खाना का खाया, खरीदना का खरीदी, इसका रूप बदलता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें कई टॉपिक्स ना एक साथ, ये एक्चुअली एक क्लास में नहीं होना चाहिए, इसका अलग अलग क्लास होना चाहिए। ठीक है, इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे एक और बात है, क्रिया के भेद, सकर्मक, अकर्मक। देखो सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, ध्यान देना। सकर्मक क्रिया लिखा है ना, तो समझ लो कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। क्रिया समझ में आ गया, काम, खरीदना काम है, खाना काम है, देखना काम है। अगर उस क्रिया का कर्म होता है, कर्म कैसे पता करेंगे? जैसे क्या प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तुमने क्या देखा, या चित्तरंजन दास ने क्या देखा, अगर उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है। एक शॉर्ट ट्रिक है ये, उसको समझ लो। और डिटेल्स में तो बाद में क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाएगा ही। अगर इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे ना तो 1 घंटा 2 घंटा का क्लास है ये। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया, अगर क्या प्रश्न पूछोगे तो उसका अगर उत्तर मिलेगा तो वो होगा सकर्मक। ठीक है, देखा, तो चित्तरंजन दास ने क्या देखा? एक स्वप्न। उत्तर आ रहा है ना, उत्तर मिल रहा है हमको, स्वप्न देखा। उसके बाद है रोशन ने पपीता खाया, तो रोशन ने क्या खाया? उत्तर मिल रहा है हमको, पपीता, तो सकर्मक क्रिया है। मालती ने क्या खरीदी? कलम, उत्तर मिल रहा है ना, तो सकर्मक क्रिया है। तो ये जो है देखा, खाया, खरीदा, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अगर प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं, जिसका कर्म नहीं होता है, उसको अकर्मक कहते हैं। जैसे कि
सीता रो रही है। तो क्या रो रही है, अगर हम प्रश्न पूछेंगे क्या रो रही है तो उत्तर तो नहीं मिलेगा ना। क्या का उत्तर अगर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक है, ठीक है। अगर हम प्रश्न पूछे तुम हंस रहे हो, तो तुम क्या हंस रहे हो, या मालती हंस रही है, तो मालती क्या हंस रही है, इसका उत्तर भी नहीं मिलेगा। क्या का उत्तर इसमें नहीं मिलेगा। तो ये क्योंकि इस क्रिया का हंसना क्रिया, रोना क्रिया, इनका कर्म नहीं होता है, तो ये अकर्मक है, ठीक है। आई होप आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में पता चल गया है। तो यहाँ पे 3 जो क्रियाएं हैं, यहाँ पे देखा, खाया, खरीदा, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। रोना, हंसना अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे कि इन तीनों वाक्यों में ने का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ने का। तो जब किसी वाक्य में ने का प्रयोग होता है तो उस वाक्य का क्रियापद कर्ता के अनुसार नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूं यहाँ पे, यहाँ पे उदाहरण तो ऑलरेडी है तो इसी से समझते हैं। रोशन ने पपीता खाया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। संज्ञा पद क्या है? रोशन, जो कि एक लड़के का नाम है, अर्थात ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। और यहाँ पे खाया, पपीता खाया, क्या खाया? पपीता खाया। तो पपीता क्या है? ये कर्म है। क्या है ये? कर्म, ठीक है। और इस कर्म का, पपीता का लिंग क्या है? पपीता पुल्लिंग शब्द है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो हिंदी में हम वाक्य कैसे बोलते हैं? जैसे अगर कोई लड़का है तो लड़का जा रहा है, लड़का पढ़ता है, लड़का खेलता है, लड़का गाता है। अगर कोई स्त्रीलिंग है, लड़की, तो लड़की जाती है, लड़की पढ़ती है, लड़की खाती है, लड़की नाचती है, लड़की खेल रही है। तो ई का अंत होता है ना। आपको इतना तो पता है। अगर पुल्लिंग है, संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, तो वाक्य में क्रियापद पुल्लिंग होता है। अगर संज्ञा पद स्त्रीलिंग है तो वाक्य भी स्त्रीलिंग में होता है, क्रियापद स्त्रीलिंग में ई का अंत हो जाता है ना। लेकिन जब वाक्य में ने का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है, रोशन ने पपीता खाया, तो वाक्य जो है रोशन के यानी कि संज्ञा के अनुसार नहीं होगा। जैसे यहाँ पे संज्ञा के अनुसार नहीं होगा, कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। अगर संज्ञा पद में ने का प्रयोग हुआ है तो क्रियापद पपीता के अनुसार खाया हुआ है। यहाँ पे रोशन है इसलिए नहीं है कि पपीता खाया है। तो यहाँ पे अगर रोशन ने रोटी, अब यहाँ पे रिक्त स्थान है, बताओ क्या होगा। ऑप्शन आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। रोशन ने रोटी, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ रोशन तो लड़का है, तो क्या होगा? खाया या खाई, क्या होगा? रोशन लड़का है, लेकिन ध्यान क्या देना है? ने लगा है, तो संज्ञा पद के अनुसार अर्थात रोशन के अनुसार क्रिया नहीं होगा। किसके अनुसार होगा? रोटी के अनुसार। तो रोटी स्त्रीलिंग है, तो खाया होगा कि खाई होगा? खाई, ठीक है। रोशन ने रोटी खाई। तो यहाँ पे चाहे वो लड़का हो चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन क्रियापद कर्म के अनुसार होगा, और यहाँ पे कर्म है रोटी, ठीक है। एक और उदाहरण दे के समझते हैं। जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़के ने, देखो भात पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। सबसे आसान तरीका है भात और रोटी में। भात शब्द जो है वो पुल्लिंग है और रोटी शब्द है स्त्रीलिंग, ठीक है। अगर हम ने को न लगाकर वाक्य बोलेंगे तो क्या होगा? लड़का भात खाता है, लड़का रोटी खाता है, दोनों ही खाता है, ठीक है। लेकिन जब हम ने का प्रयोग कर देंगे, लड़के ने भात खाया और लड़के ने रोटी खाई,
क्योंकि न लग गया तो रोटी के हिसाब से होगा, भात के हिसाब से पुल्लिंग होगा, यानी कर्म के हिसाब से पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पे रोटी के हिसाब से खाई और भात के कारण खाया। इसी तरह से होता है सकर्मक क्रिया। और न का जब प्रयोग होता है कर्ता के साथ, ठीक है, हमने रोशन का उदाहरण लिया, लड़के का उदाहरण लिया, लड़की का उदाहरण लिया, तो अगर कर्ता के अनुसार लड़का, रोशन, लड़की, चित्तरंजन दास, मालती, ये सब कर्ता हैं। तो कर्ता के साथ जब न का प्रयोग होता है तो कर्ता का वाक्य के साथ संबंध टूट जाता है, उसके अनुसार क्रियापद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। तो क्रिया शब्द जो है वो कर्म के, जैसे रोटी खाई, भात खाया, तो कर्म जो के आधार पर, लिंग वचन के आधार पर उसके क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में कर्म, देखो यहाँ पे देखो सभी में न लगा है, ठीक है। वीरू ने केला, अब देखो वीरू क्या है, एक लड़का है, लेकिन यहाँ पे केला, तो केला शब्द पुल्लिंग है, तो वीरू ने केला खाया। खाया जो क्रियापद लगा है किसके अनुसार लगा है, केला के अनुसार, इसलिए वहां अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। सोमनाथ ने इतिहास पढ़ा, रोहिणी ने कागज खरीदा, रजनी ने नाटक देखा। देखो रजनी तो स्त्रीलिंग है ना, फिर भी यहाँ देखा लगा क्योंकि रजनी के साथ न लग गया, तो रजनी का संबंध वाक्य के अन्य पद के साथ टूट गया। अब किसके अनुसार क्रियापद होगा, कर्म के अनुसार। नाटक पुल्लिंग शब्द है, तो ये केला, इतिहास, कागज, नाटक, ये पुल्लिंग कर्म है, ठीक है, पुल्लिंग के कर्म पद हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग में देखो, राम ने चिट्ठी लिखी, राम तो पुल्लिंग है ना, क्योंकि इसमें न का प्रयोग हो गया है तो राम के अनुसार क्रियापद नहीं होगा, चिट्ठी के अनुसार होगा। तो चिट्ठी स्त्रीलिंग है, तो चिट्ठी लिखी। गोपाल ने रोटी खाई, सुमित ने इमली बेची, कमला ने किताब पढ़ी। तो यहाँ पे चिट्ठी, रोटी, इमली, किताब, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और इसी के अनुसार इनका क्रियापद ई कारांत होता है जो कि स्त्रीलिंग है। जिन भूतकालिक वाक्य में क्रिया सकर्मक हो और कर्म अनुपस्थित हो, अच्छा एक ऐसा भी वाक्य होगा ना जहाँ पे क्रिया जो है सकर्मक है और भूतकाल में न का प्रयोग हुआ है और वहाँ पे कर्म नहीं है, ठीक है, जैसे कर्म के अनुसार, किताब के अनुसार पढ़ी होता है, तो अगर मानो किताब नहीं है, ठीक है, कर्म नहीं है, वहाँ पर कर्म अनुपस्थित है, तो उस वाक्य में पुल्लिंग एक वचन के अनुसार क्रियापद होता है। जैसे हमने पढ़ा, हम क्या है, सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम में न लग गया तो ये हट गया, इसके अनुसार नहीं होगा। तो पुल्लिंग एक वचन अनुसार, पुल्लिंग एक वचन में क्या होता है, पढ़ा, लिखा, देखा, सुना, गया, आया, ये सब होता है। तो पढ़ा, लिखा, सुना, यहाँ पे सब एक वचन के अनुसार तो होता है। तो यहाँ पे 3 नियम है, याद रखना कितने नियम है यहाँ पर, 3। सबसे पहले 4 मान के चलते हैं। सबसे पहला नियम होता है क्रिया के साथ न का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है। ये किताब में नहीं लिखा है, लेकिन याद रखना भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तो सिर्फ भूतकाल में ही न का प्रयोग करोगे। जब आप वाक्य बोलोगे, कहीं पर भी बात करोगे, तो अगर किसी भूतकाल के पास्ट सेंटेंस अगर कुछ बोल रहे हो हिंदी में, तभी न का प्रयोग करोगे, ठीक है। वर्तमान काल के वाक्य में और भविष्य के वाक्य में न का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नियम है, जब न का प्रयोग कर्ता में हो जाता है, कर्ता के साथ न लगता है, तो क्रियापद कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। अगर कर्म पुल्लिंग है, जैसे केला, इतिहास, कागज और नाटक पुल्लिंग है, इसीलिए उनका क्रियापद पुल्लिंग में रहा, ठीक है। अगर जो कर्म स्त्रीलिंग है, जैसे चिट्ठी, रोटी, इमली, किताब, अगर कर्म जो स्त्रीलिंग में है तो उनका क्रियापद भी स्त्रीलिंग के अनुसार होगा। अगर कहीं पर कर्म नहीं है तो क्या करेंगे,
उसका क्रियापद पुल्लिंग एक वचन के अनुसार होगा। जैसे गया, खाया, लाया, पढ़ा, लिखा, सुना, कहा, आकारांत एक वचन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब पहचानेंगे कैसे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसको याद रखना पड़ता है। कौन से शब्द पुल्लिंग में होता है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग में, उसको याद रखते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे ये देखो कितने सारे शब्द हो गए हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। केला शब्द पुल्लिंग है, इतिहास शब्द पुल्लिंग है, कागज शब्द पुल्लिंग है, नाटक शब्द पुल्लिंग है, चिट्ठी, रोटी, इमली, किताब स्त्रीलिंग है। इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है फाइनल में क्वेश्चन आंसर। इसी को करने के लिए हम इतना सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको लेकर अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है। क्वेश्चन आंसर वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसको चाहते हो तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। माधुरी ने फल क्या होगा, खाया या खाई? ने लगा है मतलब कि माधुरी का कोई रोल नहीं है, चाहे माधुरी स्त्रीलिंग में हो पुल्लिंग में हो, उसके अनुसार कुछ नहीं होगा, फल के अनुसार होगा। तो बताओ, फल पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है? अगर पुल्लिंग है तो खाया, अगर स्त्रीलिंग है तो खाई। तो क्या होगा यहाँ पे? माधुरी ने फल खाया, इसका उत्तर खाया होगा। ख प्रश्न है, मोहन ने केला, मोहन ने लग गया तो मोहन को हटा दो वहां पे, और उसकी कोई जरूरत नहीं है। केला शब्द, केला अगर पुल्लिंग है तो खरीदा, केला अगर स्त्रीलिंग है तो खरीदी। तो केला क्या है? केला पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा? खरीदा। अगला है, बच्चे ने बोतल फेंका या फेंकी? इसका उत्तर है ऑप्शन जो सेकंड वाला है, फेंकी। ठीक है, क्योंकि बोतल स्त्रीलिंग शब्द है। लड़की ने तस्वीर बनाया या बनाई? तो यहाँ पे तस्वीर स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए बनाई। मैंने कलम तोड़ा या तोड़ी? कलम क्या है? कलम स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए तोड़ी। उसने पेंसिल देखा या देखी? पेंसिल स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए देखी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं पाठ से आगे, यानी जो हमने पाठ में पढ़ा उससे कुछ अलग सीखेंगे, कुछ ऐसा ही इसी से रिलेटेड है मगर कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं। नीचे कुछ नारे दिए गए हैं, आप उसके नाम लिखिए जिन्होंने नारे दिए हों। कुछ नारे नीचे हैं, उस नारे को किसने दिया, किसने कहा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे और किसने क्या कहा है हम नीचे पढ़ने वाले हैं। जो कि आप क्या करते हो, कई जो हैं नारे जो हैं आप स्वतंत्रता दिवस में हो आप उसको बोलते हो, ठीक है, नारे लगाते हो। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं, जैसे यहाँ देखो, चलिए देखते हैं एक एक करके। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने दिया है? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला है करो या मरो। करो या मरो, इस नारे को महात्मा गांधी ने दिया है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। जब अंग्रेजों को भगाने की बारी आई तो उन्होंने कहा या तो करो या मरो। अगला है जय जवान जय किसान, इस नारे को लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। ठीक है, अगला है मैं आजाद हूं आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ठीक है, इस नारे को किसने कहा है? मैं आजाद हूं आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा।
इस नारे को दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। इनकलाब जिंदाबाद, जो कि आप बोलते भी हो, ठीक है, 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया, आप बोलते हो ना इनकलाब जिंदाबाद, तो इसको किसने कहा है? इसको भगत सिंह ने कहा है, ठीक है। ये भगत सिंह का नारा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी, आप किस स्वतंत्रता सेनानी, इसके ऊपर हमें लिखना है ऐसे, ठीक है। तो निबंध लिखना है। निबंध में इसमें आप 5-6 लाइन लिख सकते हो। तो और ये सिलेबस में नया आया है, इसके पहले निबंध का कोई टॉपिक नहीं था। हिंदी जो एग्ज़ाम में जब निबंध नहीं आता था, लेकिन आई होप, मुझे लगता है कि इस बार निबंध आएगा जो कि 5-6 लाइन का हो सकता है। चलिए, आप अपने मन से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिख सकते हैं। मैंने भगत सिंह के बारे में लिखा है, आप अपने मन से दूसरा भी लिख सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। मेरे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी, ये है हेडलाइन, ठीक है। आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी लिखा है ना, तो जब आप उत्तर लिखोगे तो क्या हेडलाइन दोगे? मेरे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी। उसके नीचे लिखोगे, आप चाहें तो इसको 1, 2, 3, 4 या स्टार मार्क देकर, लाइन एक पॉइंट्स देकर लिख सकते हैं, ठीक है, या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर आप पॉइंट दे के लिखें। तो मेरे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं। मैं उनके साहस, देशभक्ति और त्याग से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनके विचार युवाओं को देश के प्रति समर्पण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए वे मेरे आदर्श स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तरुण के स्वप्न का अभ्यास कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।